सर जय हिंद, मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजन जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। मेजर जनरल राजन कोचर सर, मैंने असम राइफल को लेकर और नॉर्थ ईस्ट को लेकर आपके साथ बातचीत करनी थी। हाल ही में हमने देखा कि मणिपुर में एक अम्बुश होता है जिसमें हमारे असम राइफल के 2 जवान शहीद हो जाते हैं, माफ करिए, एक डीसीओ एक जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल के ही कैंप के ऊपर जो है अटैक होता है, वहां पर 4 असम राइफल के जवान घायल हो जाते हैं। फिर इंडियन आर्मी के कैंप पर तिनसुकिया में वहां पर अटैक होता है और वहां पर भी हमारे 2-3 जवान घायल हो जाते हैं। और ये जो अटैक हो रहे हैं इसके पीछे एनएससीएन, केवाई या खापलांग या फिर उल्फा साथ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो कैसे हम सिचुएशंस को देखें, क्योंकि खबर आ रही है कि म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है जिसमें 20 आतंकी और 2 टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एनएससीएन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। तब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में और खास तौर पे अगर हम देखें अरुणाचल और नागालैंड और असम, अब ये 3 देश इन्वॉल्व हैं, ये 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, आई वुड से दैट। एंड जो ऑपोजिट है इनका, म्यांमार का सग्यांग जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ जी, पे जो मिलिट्री जनता की हुकूमत नहीं है, वहाँ पे रेबल्स जो हैं और वो ऑपरेट करते हैं। और जैसे कि आपने बताया एनएससीएन, केवाईए और अल्फा 1 के जो कार्डर्स हैं इस एरिया में, और एनएससीएन कपलांग जो बेसिक एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज एनएससीएन के आपके 2 हिस्से हैं। तो एक तो इसाक मुइवा का हिस्सा है, वो एक लेस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भारत की बातचीत और पीस टॉक्स अपनी चलती रहती है। बट ये दूसरा जो फैक्शन है, जो जी, लुंग आंग कपलांग, जिसको हम केवाईए एनएससीएन बोल रहे हैं, ये उल्फा के साथ मिला हुआ है। आप जानते होंगे एक टाइम पे परेश बरुआ जो उल्फा के साथ आपके एसोसिएटेड थे और काफी जी, 100 कार्डर्स थे इस एरिया में। अब बॉर्डर की सिचुएशन आप देखिए, बॉर्डर पोरस है और जो कंपनी पोस्ट है असम राइफल्स की, जहाँ पे इस टाइप का अटैक होता है, इसको कंपनी ऑपरेटिंग बेस बोलते हैं। 16 अक्टूबर को यहाँ पे अटैक हुआ है असम राइफल्स के ऊपर। बिल्कुल सर। मनमाउ करके एक जगह है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश में। तो जैसे अब इसको अटैक्स को देखते हैं कि ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है असम राइफल्स को और सिक्योरिटी फोर्सेस को भारत की टारगेट करने के लिए। और भारत का जवाब अभी पुष्टि नहीं की है असम राइफल्स ने कि ये अटैक फौज की तरफ से हुआ है या असम राइफल की तरफ से हुआ है। म्यांमार में हुआ है और सग्यांग जो एरिया है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे माना जाता है कि इनकी कैंप्स हैं और इनकी लोकेशन। और अगर आप हिस्ट्री में भी चले जाएं, 2016 में 18 में ऐसे करके पैरास के भी 12 पैरा ने भी एक बार अटैक किया था। तो एक हिस्ट्री है यहाँ पे कि ये ग्रुप जब भी कोई ना कोई हरकत करते हैं, इनके ऊपर एक जवाबी कार्रवाई होती है भारत की तरफ से। और अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन्स आ गए हैं, तो इस तरीके की आ गई, तो हमको बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं। ओके, खाली इंटेलिजेंस की जरूरत है। आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए उस एरिया की जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे मौजूद। और उसके बाद आपका एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है ड्रोन्स के साथ, और फिर आप उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलता है कि उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ आप कर पाते। तो अब डन। ये तो एक सिचुएशन
एक सिचुएशन एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद सिचुएशन एनालिसिस के बाद अभी हमको ये सोचना पड़ेगा कि आगे की कार्रवाई क्या है? क्योंकि जी, एनएसएन अभी एक रिवेंज अटैक ज़रूर करेगा, बिकॉज़ अगर आप इन टेररिस्ट ग्रुप्स को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो जब भी इनके ऊपर अटैक होता है, ये कोशिश करते हैं कि एक जवाबी कार्रवाई करने के लिए, तो उसके लिए हमारी फ़ौज को तैयार रहने की ज़रूरत है। एग्री सर। ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इस एरिया में। ह्यूमन इंट की हम बात करते हैं और एरिया डिनायल की हम बात करते हैं, क्योंकि हमको इनको अंदर आने नहीं देना है। जी, और अगर ये अंदर आ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पे बॉर्डर में कमियाँ हैं। और इन कमियों को मैं आपके प्रोग्राम में हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं और मैंने हाइलाइट भी किया है कि इस बॉर्डर को और ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है, सो दैट ये इंसिडेंट्स रिपीट ना हो। जी, 2012 में, 2016 में जब हमने ये इंसिडेंट्स हमने देखे, तो फिर भी अगर ये इंसिडेंट्स होते हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कमियाँ हैं। दूसरा, जो लोग हैं इस एरिया में, वो इनकी मदद कर रहे हैं। लोकल्स भी इसमें इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं और एग्री। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को उस तरीके से एक क्षमता देनी है, एक कैपेबिलिटी देनी है, बिकॉज़ कैपेबिलिटी की बात हो रही है। अगर आप इनको एक तरीके से अगर आप इनको रोक सकें या इनको जवाब दे सकें, तो कैपेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओके सर। कैपेबिलिटी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी अ, हमको सिक्योरिटी फोर्सेस को देनी चाहिए। और बॉर्डर मैनेजमेंट की बात आ रही है यहाँ पे, बिकॉज़ ये बॉर्डर काफ़ी पोरस है। अगर आप इसको अरुणाचल की बात करें, अगर आप इस तरफ भी चले जाएँ और आप नागालैंड, उसके बाद मणिपुर आएगा, तो ये पूरा आपका बॉर्डर अफ़ेक्टेड है। 1643 किलोमीटर्स का आपका बॉर्डर है म्यांमार के साथ। और बिल्कुल वो सर, फेंस नहीं है। वो जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं 8% फेंस हो गया, 10% फेंस हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल तो सर, एग्री। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट ने इस एरिया को नेग्लेक्ट किया है ऑल दीज़ इयर्स। और अभी जब एक इम्पोर्टेंट चुनौती आ रही है, और आप जानते हैं म्यांमार में बाकी देशों का भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। यूएसए की इन्वॉल्वमेंट आ रही है यहाँ पे। बांग्लादेश में आपने देखा चिटागोंग में यूएस सैनिक वहाँ अभ्यास कर रहे हैं। वो किस लिए आए हैं वहाँ पे? बिकॉज़ बेसिकली म्यांमार में पूरे वर्ल्ड के 17% रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। ओके। और ये चाइना की तरफ है। जो आप इस चाइना का बॉर्डर आप देखते हैं इस म्यांमार के जी, साथ। और ये बहुत, और चाइना और 300 के करीब वहाँ माइन्स हैं, रेयर अर्थ जी, मटेरियल्स। और ये जो कंपनीज़ हैं जो अ, इसके साथ काम करती हैं, रेबल्स के साथ, बिकॉज़ अभी मिलिट्री जनता का किसी भी बॉर्डर पे कंट्रोल नहीं है। तो अभी ओके। रेबल्स ही इसको कंट्रोल करते हैं। और जो फोर्सेस हैं हर अलग जगह, जैसे कि चिन नेशनल आर्मी हो गया और इस तरफ भी होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस यहाँ ऑपरेट कर रही हैं। और अमेरिका भी चाहता है कि उसका, अगर चिटागोंग से अगर आप वो जो एरिया जहाँ पे चाइना बॉर्डर पे ये माइनिंग हो रही है, वो तकरीबन ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। 200-250 किलोमीटर ही है। तो उसको वहाँ से अमेरिका भी चाहता है कि वो अपने फोर्सेस को ऑपरेट करे। तो ये एक कॉकटेल की तरह बन गया है। जी, सुपर पावर्स की इन्वॉल्वमेंट म्यांमार में हो चुकी है। चाइना पहले से अ, अभी अराकान आर्मी को यूएसए सपोर्ट कर रहा है। और जो जी, अराकान आर्मी है, आप जानते हैं कि वो सक्रिय है इस एरिया में। और इस इसको नागालैंड, मिज़ोरम का एरिया जो सामने आता है, तो वहाँ पे अराकान आर्मी है, आपकी चिन नेशनल आर्मी है।
और जो इस तरीके की आपकी रेबेल फोर्सेस हैं, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में भारत को इसके ऊपर काफी तवज्जो देना बहुत पड़ेगा। बहुत फोकस करना पड़ेगा। लेकिन एक बात, क्योंकि 4-5 महीने पहले सर, राजन सर, ऐसी ही एक ड्रोन स्ट्राइक हुई थी। उसमें भी कई आतंकी मरे थे और हो हल्ला हो गया था म्यांमार के अंदर। लेकिन उसके बाद भी किसी का पता नहीं चला कि किसने स्ट्राइक की है। अ, और वो भी ड्रोन स्ट्राइक हुई थी। और आज भी हम देख रहे हैं कि 20 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, टॉप 2 टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। लेकिन भारतीय सेना, इंडियन आर्मी कुछ नहीं कह रही है, रक्षा मंत्रालय कुछ नहीं कह रहा है। तो क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या ड्रोन अपने आप ही जा रहे हैं, स्ट्राइक कर दे रहे हैं? कोई तो होगा सर जो ऑपरेट कर रहा है, या कोई भी, चाहे वो इंडियन आर्मी है या बांग्लादेश है, कोई भी इसके लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। नहीं, कोई नहीं लेगा, बिकॉज़ ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन होते हैं, और ओके। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपको फिर एक वर्ल्ड ओपिनियन आपके अगेंस्ट होगी कि आप एक दूसरे देश में घुस आए। उस देश जी। की सॉवरेनिटी को आपने आपका उल्लंघन हुआ है, आपने एक देश के अंदर आपने अटैक किया है, और वो जो सॉवरेनिटी है उस देश की, मिलिट्री जनता बेशक आज बॉर्डर्स को चाहे कंट्रोल ना करे, बट उसकी जो हुकूमत म्यांमार में चल रही है। तो आप एक इम्प्रेशन नहीं देना चाहते वर्ल्ड को, और एक अपनी वर्ल्ड ओपिनियन को खराब नहीं करना चाहते कि आप इस तरीके के अटैक्स कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है इसकी एट्रीब्यूटिटी, इसका जो एट्रीब्यूट है, वो आप कभी भी अपने सर नहीं लेंगे। ओके, ठीक है। तो बस एक आखिरी सवाल है, थोड़ा-सा हटकर है लेकिन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। शमशाद मिर्जा, जो कि उनके जनरल साहब हैं, सेकंड नंबर के। उनका एक बयान बहुत ज़्यादा ट्विटर पे और वायरल हो रहा है, और उन्होंने बयान दिया भी है कि अब जो भारत के साथ युद्ध होगा वो कश्मीर तक सीमित नहीं होगा, और भारतीय सेना जो है उसके अंदर राजनीति घुस चुकी है। वो अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजियाँ कर रहे हैं। तो कैसे हम मिर्जा के इस बयान को देख सकते हैं? क्या मायने है कि आने वाले वक्त में वाकई में एलओसी से शिफ्ट होकर जंग जो है आईबी पर होगी? सर। देखिए, भारत की, अभी मैं एक फोरम में था, एक डिफेंस का कॉन्क्लेव था जो रिपब्लिक टीवी ने अनाउंस किया था। वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए थे, बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी आए थे। मैंने उनको सुना है, डीजीएमओ भी थे वहाँ पे। हमारी तैयारी मुकम्मल है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और जो आने वाली लड़ाई होगी, अगर होगी तो वो एक आर और पार की लड़ाई होगी। वो कोई एक सिंदूर 1.0 या 2.0 तक सीमित नहीं होगी। एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉर नहीं होगी, इसमें ग्राउंड फोर्सेस भी शामिल होंगी। तो एक ऑल आउट वॉर की बात हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अगर ये आ रहा है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भारत ने भी स्पष्ट कर दिया। अगर आप आर्मी चीफ की भी स्टेटमेंट देखें, तो आर्मी जी। चीफ ने भी इसी टाइप की स्टेटमेंट दी है। तो अगर हमारा आर्मी चीफ इस टाइप की स्टेटमेंट देगा, तो ऑब्वियसली वहाँ से भी अ, इस टाइप की स्टेटमेंट्स आएँगी। तो एक सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, जो शायद दोनों देशों के लिए सही नहीं है, बिकॉज़ लड़ाई कोई समस्या का हल नहीं। एंड जी। अर्लियर वी अंडरस्टैंड इट, बेटर इट इज़। ये जो रिटॉरिक्स पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भारत से भी जा रही हैं, पाकिस्तान से भी आ रही हैं, ये दोनों देशों के हित के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं एक पाकिस्तान के प्रोग्राम में भी था, मैंने उनको यही समझाया कि देखिए, लड़ाई कोई हल नहीं है सॉल्यूशंस का। बैठ के ठीक है। बातचीत करनी चाहिए। टेररिज्म का जो मुद्दा है, और अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स हैं जो वाक़ई हैं, और जो आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है, जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए अफ़गानिस्तान के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान का। एग्री। जो टेररिज्म पाकिस्तान ने बनाया, पैदा किया, तालिबान उनकी क्रिएशन है। आज वो भुगत रहे हैं उस चीज़ को, इसलिए उनको समझना चाहिए द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। और अगर आज नहीं एग्री। समझेंगे तो आने वाले वक़्त में इट विल बी टू लेट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज़ पाकिस्तान विल बिकम हिस्ट्री। तो अ, जितना जल्दी पाकिस्तान इस चीज़ को समझेगा कि टेररिज्म को ख़त्म करे, भारत से बातचीत करे,
और जो भी मसले, इंडस वाटर ट्रीटी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। अभी जी, चेनाब डैम में इस चेनाब रिवर में हम एक अपना डैम बना रहे हैं और आने वाले वक़्त में अगर आज हम बोलते हैं कि पानी नहीं रोक सकते हैं, आने वाले वक़्त में पानी रुकेगा और जी। जब पानी रुकेगा तो उस टाइम पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो पाकिस्तानी अगर इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, देन तो आई थिंक इट्स देयर ओन मिस्टेक, उनकी फॉली है और जो एक छोटी सोच है, एक दुश्मनी को और आगे लेके जाना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। बिकॉज़ लेकिन अगर एक पॉइंट, एक आखिरी पॉइंट जो मेरी तरफ से जिसको मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, सीडीएस अनिल चौहान सर, डीजीएमओ या तो तमाम जो आर्मी कमांडर साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट मैं सुनता हूं, बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट हैं इस वक्त। लेकिन पहले, आज से पहले हम देखते थे इस प्रकार की स्टेटमेंट हमारे जनरल्स नहीं दिया करते थे। सर मानेक शाह सर को देख लें हम, बीपी मलिक सर को देख लें, दो बड़े अहम ऑपरेशंस जो हमने देखे, वहां पे बड़ी स्टेटमेंट नहीं आती थी। आर्मी कमांडर्स, आर्मी चीफ अपना काम करते थे, जो उनको टास्क दिया जाता था वो पूरा करते थे। लेकिन आज हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, ये क्या चेंज आप देख रहे हैं इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के अंदर सर? देखिए चेंज आपका ऐसा है कि जब अक्रॉस द बॉर्डर जनरल मुनीर भी तो एक मिलिट्री लीडर है ना, तो वो अगर वहाँ से स्टेटमेंट्स देते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ये समझती है कि एक मिलिट्री लीडरशिप ही उनको जवाब दे इक्वल टर्म्स में। ओके, बिकॉज़ अगर हम एक मिलिट्री टू मिलिट्री बात करते हैं, अगर एक मिलिट्री लीडर पाकिस्तान से एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देता है कि कश्मीर जगुलर वेन है, जिहाद की बात करता है, इस तरीके की बात करता है और अभी हाल ही में जनरल मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड में भी एक भाषण दिया था और वो उसमें भी इन बातों का ज़िक्र हुआ था। तो ठीक, पॉसिबली एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पा सकता बिकॉज़ ये गवर्नमेंट की सोच है। बिल्कुल सर। और वो सोच उनकी है कि एक मिलिट्री अगर एक लीडर अगर वहाँ से ऐसी गिदड़ भड़क स्टेटमेंट, आपकी दे रहा है और एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो हमारी मिलिट्री लीडरशिप को उसको काउंटर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट फॉलो। ओके सर, चलिए, थैंक यू सर। मेजर जनरल राजन कोचर सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, दोनों अहम मुद्दों पे बात रखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर सर, जय हिंद सर, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद।